हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनिता। काफी कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और उधर कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। भारतीय नौसेना के जवानों पर भी कोरोना का साया पहुंच चुका है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना का अच्छे तरीके से रोकथाम के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं और हरियाणा के कई जिलों को कोरोना छू भी नहीं पाया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि कैसे भी लगातार पैर पसार रहे कोरोना के संकट को रोका जा सके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके साथ ही सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या और कदम उठा रही है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे पैनल पर हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ते रहे हैं। 11 से 12 बजे तक लगातार हम चर्चा करते रहे किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। देखिए, जरूरी हो जाता है इस वक्त के कोरोना वायरस की इस महामारी को रोकना, क्योंकि अपने आप में देखिए केंद्र सरकार मुस्तैद है, प्रदेश सरकारें लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं और देखिए कि मास स्क्रीनिंग की एक कमेटी भी निर्धारित की गई है और मास स्क्रीनिंग भी लोगों की जा रही है। चिकित्सा विभाग के तमाम मौजूद अधिकारी, तमाम नर्सेज, स्टाफ नर्स लगातार घरों में जा रही हैं, लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण स्तर पर भी कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है अथवा नहीं है, या फिर किसी तरीके के लक्षण उनमें पाए गए। आप देखिए, मौसम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मौसम परिवर्तन के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अब जाहिर सी बात है, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, कहीं हल्की बारिश आई तो कहीं पर तेज बारिश आई है। ऐसे में मौसम परिवर्तन हो रहा है, जाहिर सी बात है लोगों की सेहत भी थोड़ी सी परिवर्तन में यहां पर नजर आएगी, क्योंकि किसी को खांसी होगा, किसी को जुकाम होगा। तो देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण भी यही है, आपको जुकाम होगा, हल्का बुखार होगा। लेकिन आप देखिए, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही, अगर आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, आपने किसी भी चीज को नहीं छुआ है जो कि सार्वजनिक स्थल पर पड़ी रही है, सार्वजनिक स्थल पर रखी गई है, तो आप समझिए कि आप कोरोना वायरस के संपर्क में नहीं है, कोरोना वायरस से संक्रमित और ग्रसित नहीं है। तो मास स्क्रीनिंग की जा रही है, एक अच्छी पहल सरकार की ओर से की गई है, ताकि जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं उनके घर जाकर चिकित्सक ये पता लगा सकें कि लोगों में और किस किस तरीके की बीमारियां पनप रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कोरोना वायरस के अलावा भी लोगों में देखी जा रही हैं। और लगातार हमारे साथ 11 से 12 बजे तक पैनल जुड़ता है। पैनल में हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए हम जानते हैं कि आप अपनी सावधानी में क्या क्या इजाफा कर सकते हैं। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डॉक्टर पंकज, अगर देश भर के आंकड़ों का जिक्र करें तो आंकड़े 14,000 पार कर चुके हैं। कितनी गंभीर ये स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, इतने दिनों में 14,000 केसेस और जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो नगण्य के बराबर है। बिल्कुल। और कल भी जैसे मैंने कहा था, अब जो हमारी संख्या है वो कंटेन हो गई है। अब संख्या जैसे पहले बढ़ती जा रही थी, बढ़ने की बजाय अब वो स्टेबल होती जा रही है। कल के आंकड़े भी पूरे देश के केवल 920 जो है वो पॉजिटिव केसेस आए हैं और हरियाणा में 8 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं और ये भी 2 स्थानों से ही आए हैं। 6 जो आए हैं वो आपके नून से आए हैं, मेवात एरिया जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हॉटस्पॉट है, और 2 केसेस जो हैं वो हमारे आए हैं पंचकुला से। अब पंचकुला भी हॉट स्पॉट बन गया है 16 केसेस होने के बाद। जो है 5वां जिला ऐसा है, 5वें नंबर पे है इतनी सारी संख्या, पर वहाँ पर भी एक परिवार से ज़्यादा संख्या होने के नाते ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो जो हम सोच रहे थे कि ये ग्राफ जो है वह स्टेबल होता जाएगा और 1-2 दिनों में ये नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ये लॉकडाउन के अंत तक मुझे लगता है कि ये स्थिति जो है, रिकवर्ड पेशेंट्स की स्थिति जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा और संक्रमण होने वाले लोगों का रेट कम आ जाएगा। तो ये स्थिति मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 1 हफ्ते 10-12 दिन के बाद कि ये स्थिति हमारे पास आ जाएगी, जैसे कि लॉकडाउन के एंड तक पहुँचेंगे हम।
तो कर्व लगातार बढ़ता जा रहा है डॉक्टर पंकज, तो स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है? कर्व अभी बढ़ नहीं रहा है। पीक पे जाने के बाद जो है वो स्टेबल हो गया है, ऊपर फ्लैट है और अब उसको ऊपर से नीचे की तरफ आने का है आशा कि नीचे तक आ जाएगी। तो ये स्थिति जो है 20 अप्रैल तक तो देखिए नहीं, अभी 2-3 दिन ही बचे हैं उसमें, लेकिन ये लॉकडाउन के एंड तक स्थिति आ जाएगी कि हमारा फ्लैट नीचे आ जाएगा, हमारा जो कर्व वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और प्रदेश में कई इलाके जो है वो भी हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं, उन इलाकों को भी चिन्हित किया गया है, वहां से भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर पंकज, ऐसे में लोग किस तरीके से सावधानी बरतें, अपने घरों में किस तरह से अपनी सुरक्षा करें? देखिए इस समय जो है ना लिमिटेड हॉटस्पॉट हो गए हैं। एरिया तो हमारा बिल्कुल ठीक है कि 4 जिले जो है वो हमारे रेड जोन 1 में हैं, बिल्कुल, यानी वहाँ पे हम ज्यादा केसेस को मान रहे हैं कि ज्यादा केसेस हुए हैं वहाँ पे। और 2 जिले जो हमारे हैं अब 3 हो जाएंगे, उन जिलों में क्लस्टर बेस्ड है कि कहीं कहीं पर ये केसेस हो रहे हैं। लेकिन अगर कल का आंकड़ा देखेंगे आप तो नूह के अंदर 6 केसेस हुए थे, पलवल में 1 केस आया था कल जो है, और कल वहाँ उधर ही केसेस ज्यादा बढ़े थे। तो कुल मिला के अभी लिमिटेड एरियाज में ही संक्रमण के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी हरियाणा सुरक्षित है। डॉक्टर पंकज, नूह जैसे इलाके से जिस तरीके से ये आपके नूह से डॉक्टर पंकज, नूह जैसे क्षेत्र से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं उनमें नूह क्षेत्र ही है, तो किस तरीके से इस क्षेत्र में शिक्षा रही? हालांकि शिक्षा के तौर पर भी इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ माना गया, चिकित्सा सुविधाओं में भी इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ माना गया, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए वहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो जमाती आने के बाद शुरुआत हुई थी। जब तक जमात के लोग वहाँ नहीं आए थे तब तक नूह पूरी तरीके से सुरक्षित था। लेकिन जमात में जाने के बाद जो लोग वहाँ पर वापस आए और विदेश के भी लोग आए, तो वहीं से संक्रमण जो है वो नूह और मेवात का जो दूसरा हिस्सा पलवल में है, अथीन जो है, वहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए। लेकिन अब वहाँ पे काफी गंभीरता से वहाँ के प्रशासन ने इसको लिया और वहाँ पे कुछ एरियाज को पूरी तरह से लॉकडाउन करते हुए और मास सर्वे किया, यानी डोर टू डोर सर्वे किया। कई लाख लोगों को सर्वे किया और उसमें से जो जितने टेस्ट हुए हैं और जितनी रिपोर्ट आई है तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर भी स्थिति को कंट्रोल करने की स्थिति की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज, लोग लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, इसी बीच सवाल ये भी बन रहा है, जो लोग संक्रमण से खुद को बचाकर अपने घर लौट रहे हैं, यानी जो संक्रमण से अभी अभी ठीक हुए हैं, उनमें दोबारा संक्रमित होने का कितना चांस माना जाए? देखिए उनको पहली बात तो यह है कि आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बेशक वो ठीक हो गए हैं, उसके बावजूद भी अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे तो समाज की एक सेवा होगी कि अभी भी अपने मूवमेंट्स को अपने परिवार में भी और घर में भी और घर के बाहर भी अपने मूवमेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके ही रखें, वही फायदा है। क्योंकि अगर मान लो फॉल्स नेगेटिव अगर उनकी रिपोर्ट आई, अगर उनकी रिपोर्ट, कई बार क्या होता है कि जब टेस्ट के लिए भेजते हैं तो उसकी रिपोर्ट सही नहीं आ पाती है, हम उसको फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट बोलते हैं कि वास्तव में संक्रमित था, संक्रमण जारी था, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। ऐसे ही केसों को दोबारा पॉजिटिव होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग वापस आ भी रहे हैं संक्रमण ठीक होने के बाद, 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद, उनको आगे भी और सावधानी बरतनी चाहिए ताकि समाज में वो चीज और आगे ना बढ़ पाए। डॉक्टर अजय गुप्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर अजय, 14,000 आंकड़े हो चुके हैं भारत में जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उन तमाम लोगों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति को किस तरह से आप मानते हैं, कितनी गंभीर ये स्थिति है फिलहाल? सोनिया जी, देखिए अगर आप स्थिति को देखेंगे तो अभी हमको एक्सपेक्टेड था कि अभी जो कोरोना वायरस के केस है, कोविड-19 के केसेस हैं, वो एक्सपोनेंशियली अभी राइज करेंगे। और ये कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि हो सकता है कि मई तक भी इनका राइज हमको देखने को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको ये देखना है कि जो हमारे हॉटस्पॉट एरिया थे उनकी स्थिति क्या है।
है ना। हमने अपने अभी देखिए देश में कम से कम 270 या 250 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किए हैं। तो उनमें हमको देखना है कि स्थिति जो रेड जोन की स्थिति है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, क्या वो रेड जोन की स्थिति ऑरेंज में जा रही है या फिर ग्रीन में जा रही है, क्योंकि उसी हिसाब से ही हमको 20 तारीख के बाद या जब भी लॉकडाउन की स्थिति जब खत्म होगी तब उसका मूल्यांकन हमको करना होगा। अब जैसे आज की आपको एक खबर बताऊं, मुंबई एक वैसे ही इतना बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, उसमें कितने केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, नंबर ऑफ डेथ बढ़ रही है। धारवी एक जो स्लम एरिया है उसमें 101 केस कल तक पॉजिटिव आ गए थे और 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और आज एक खबर और आई है कि वहां पर जो नेवल है, जो नेवी के डॉकयार्ड है, वहां पर जो जहाज INS एंग्रे, उसमें भी कम से कम 20 या 21 जो नेवी ऑफिसर्स हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। तो थोड़ी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर, ये और एक दो अन्य जो राज्य हैं, इनकी जो स्थिति है अभी चिंताजनक बनी हुई है। अगर आप पूरे देश को देखेंगे तो थोड़ी राहत की खबर है। राहत की खबर इसलिए सोनिया जी क्योंकि कुछ दिन पहले जो हमारा डबलिंग रेट था केस का कोविड-19 का, जैसे 5,000 से 10,000 होना, 10,000 से 20,000 होना एग्जाम्पल के तौर पर, वो तीसरे या चौथे दिन में जो नए केस थे वो डबल हो जाते थे। आज जो स्थिति है, आज इसको 6.2 डेज लग रहे हैं डबल होने में। यानी कि जो केस डबल 3 या 4 दिन में होते थे, आज वो केस डबल हो रहे हैं 6.2 डेज के अंदर लेटेस्ट। और जो डेथ रेट है वो भी थोड़ा स्टैटिक सा आ गया है, बढ़ नहीं रहा है। तो कुल मिला के स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है। अभी हम स्टेज 3 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भी नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास चाइना से जो रैपिड कार्ड की किट्स हैं वो भी आ चुकी हैं। ICMR इसका मूल्यांकन करेगा, इसको कैसे जुडिशियसली हमको यूज करना है हॉटस्पॉट के अंदर। तो थोड़ा सा हमको मेरा मानना ये है कि हमको जितने राज्य हैं, हर राज्य के अंदर उन्होंने अपने रेड जोन आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हॉटस्पॉट पे काम करना चालू भी है और थोड़ा उसको कमर कसनी पड़ेगी ताकि ये हॉटस्पॉट को हम जितने नंबर घटा सके। क्योंकि ये हॉटस्पॉट मिलाकर, जैसे कल मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि आपके जो 4 राज्य हैं, दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर और पूना, अगर आप इन चारों राज्यों का टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ डेथ और टोटल हिंदुस्तान की जो नंबर ऑफ डेथ है कोविड-19 का, ये 60% बनाता है। केवल 4 राज्य पूरे हिंदुस्तान में 60% कंट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ डेथ पे। तो आप सोच सकते हैं कि हम ये 4 राज्यों में, अगर वैसे तो पूरी देश की स्थिति हमको मॉनिटर करनी है, अगर ये 4 राज्य हमारे काबू में आते हैं तो आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ केसेस और टोटल नंबर ऑफ डेथ कितना डाउन हो सकता है। डॉक्टर पंकज, भारत फिलहाल कितना सक्षम है कोरोना वायरस से निपटने के लिए? हुआ है और जो हमें समय मिला है तो इसमें काफी सारी तैयारियां जो है वो सरकार द्वारा और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा की जा चुकी हैं। तो अभी जिस तरीके से लॉकडाउन के एंड तक हम पहुंचेंगे तो ये तैयारियां और हो जाएंगी। PPE किट्स हर जगह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपका सैनिटाइजर उपलब्ध है, मास्क उपलब्ध है, ग्लोव उपलब्ध है, कोविड वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। रेलवे कोचेज इस बात के लिए तैयार किए गए हैं, क्वारंटाइन एरियाज बनाए गए हैं। तो जो जिस तरीके से इसके वायरस की ग्रोथ पे जो कंट्रोल किया है, उसके फैलने पे जो रोका गया है, उस स्थिति को देखते हुए तो हम अभी सभी तरीके से पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं और देखना ये पड़ेगा कि 20 तारीख के बाद जब हलचल बढ़ेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ एरियाज खोल दिए जाएंगे, उसके बाद क्या स्थिति होती है उसके बाद दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। हाल की स्थिति जो है वो संतोषजनक है। डॉक्टर अजय, अब जिस तरह से लॉकडाउन है लेकिन दुकानें खुलने का वक्त तय किया गया है, अलग अलग उम्र के लोग दुकानों पर जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, हालांकि तब भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त भी किस उम्र के लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? अगर लॉकडाउन कहीं कहीं खुलता भी है तो मैं तो
हिदायत यही होनी चाहिए है कि जितने भी 60 प्लस के एज ग्रुप के मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के अंदर, उनको बाहर ना जाने की हिदायत होनी चाहिए। अगर घर में कोई और मेंबर नहीं है उनके अलावा, तो मजबूरी में अगर उनको निकलना है, वो भी कहाँ निकलना है, अगर वो क्षेत्र ग्रीन जोन के अंदर आता है तब आप सोच सकते हैं बाहर निकलने की। अदरवाइज आपको जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल के उम्र से ज्यादा हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई अन्य रोग है, उनको तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना अगले 1.5-2 महीने तक। ये थोड़ा उनको ये कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपका क्षेत्र ग्रीन जोन में आता है, नॉन हॉटस्पॉट है और आपको लगता है कि ठीक है 60 साल से ऊपर है लेकिन उनको कोई भी बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कैंसर नहीं है या कोई अन्य रोग नहीं है, और अभी हाल ही में वो खांसी, जुकाम या अस्थमा से पीड़ित नहीं है, पूरे प्रिकॉशन लेकर थोड़े डिस्टेंस पे जाकर, सोशल डिस्टेंसिंग पे जाकर वो ग्रोसरी का सामान ले सकते हैं, लेकिन वो ग्रीन जोन होना चाहिए। डॉक्टर पंकज, मास स्क्रीनिंग के लिए लगातार कमेटियां बनाई जा रही हैं, एएनएम, जीएनएम या जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं स्थानीय लेवल पे, उनको कहा जा रहा है कि आप लोगों के घर घर जाएं, लोगों की स्क्रीनिंग करें, पता लगाएं कि इनके भीतर क्या कोरोना के लक्षण हैं या फिर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो ये सुखद खबर है, राहत भरी खबर है, लेकिन इसी बीच ये चिकित्सकों के लिए कितना बड़ा चैलेंज माना जाए? देखिए, ये जो मास स्क्रीनिंग हो रही है, ये हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर जो है वो उस लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में वो मास लेवल पे कर पाते हैं। 60-65 घरों पर जो है वो एक आशा वर्कर होती है, और तो उसके रीच में है, उतने लोगों को जानती भी है, उनको पहचानती भी है, और साथ में उनकी सूचना भी उसके पास, हर तरह की सूचना स्वास्थ्य संबंधी रहती है, उनके बारे में जानकारी रहती है। तो क्योंकि वो पहले से ही उन परिवारों से परिचित है और वहाँ की जानकारी वो लेती रहती है और वहाँ के परिवारों की भी वहाँ तक एक्सेस है, तो गांव लेवल पे तो मास स्क्रीनिंग जो है वो काफी सक्सेसफुल है। शहरों में जरूर बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स जो है वो छूट जाती हैं, ऐसे स्लम एरिया छूट जाते हैं जहाँ पे आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर नहीं पहुँच पाते हैं। वहाँ पर रियली ये बड़ी जिम्मेवारी है जिला प्रशासन की कि ऐसी पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे मास स्क्रीनिंग करने के लिए मैपिंग करें। जैसे पल्स पोलियो में हम टीमें बनाते थे, पूरा एरिया करते थे, उसी तरीके से वो जानकारी अभी भी डॉक्टर्स के पास है, स्टाफ के पास है। उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसी तरह से इसकी मास स्क्रीनिंग की जा रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। वो तरीका पल्स पोलियो ने सभी को सिखा रखा है कि कैसे। उस समय हमारा टारगेट बच्चे होते थे, बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता था। आज हमें हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा काम जो है, स्वास्थ्य विभाग का काम जो है वो कई गुना बढ़ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कई गुना बढ़ गया है। उनको हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके वहां तक पहुंचना है। इसके लिए टीमों को और विशेष जानकारी करने की जरूरत है। हाँ, डॉक्टर पंकज, आप देखिए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो मास स्क्रीनिंग में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगी, तो उनमें भी संक्रमण का कितना खतरा माना जाए? लोगों के संपर्क में तो वो भी आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, सीधे सीधे संपर्क में आएंगे। वो जो मास लेवल पे देख रहे हैं, तो पहला आप समझिएगा फ्रंट लाइन जो हमारे वॉरियर्स हैं, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में आ रहे हैं कि अनेकों लोगों के संपर्क में वो आएंगी, जिनकी उनको जांच करनी होगी, तो उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको सफिशिएंट नंबर ऑफ मास्क जो है वो दें, सैनिटाइजर दें, साबुन और हाथ वाथ धोने की सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनका पूरा कोऑपरेट करें, उनकी मानसिक स्थिति और उनके मनोबल को भी बढ़ा के रखें, ताकि वो अपने आप को बचाएं और अपने जो नामित, जो चिन्हित लोग हैं, उनको जो दिए गए हैं, उनके बारे में वो सही से सेवा कर पाए, वितरण कर पाए। और मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि पहले भी अनुरोध किया था आपके चैनल के माध्यम से कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स के मानदेय को इस समय बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। उनका मानदेय बहुत कम होता है, इसलिए उसको 4 गुना भी अगर सरकार करती है तो ये एक बड़ा काम जो है वो सरकार का होगा, ताकि वो और मेहनत करें, ज़्यादा अपनी सेवाएं दे सकें, इसलिए उनके मानदेय को भी बढ़ाया जाना चाहिए।
डॉक्टर पंकज, कोई भी आपदा आती है, कोई भी वायरस, कोई भी फ्लू आता है, उस फ्लू के जाने के बाद या उस स्थिति के निपटने के बाद चिकित्सा सुविधाओं पर या चिकित्सकों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? एक तरीके से देखा जाए तो समाज का सकारात्मक नजरिया फिलहाल देखा जा रहा है, लेकिन इस आपदा के जाने के बाद क्या स्थिति रहती है? देखिए, नॉर्मल जो फ्लू है, जो नॉर्मल फ्लू होता था उसके लिए तो हम कुछ समय निश्चित कर देते थे कि ये समय है, फ्लू का सीजन है। हम बोलते थे फ्लू का सीजन आ गया है। और इस बार जो है वो फ्लू का सीजन जो है, लोगों ने इतनी सावधानी बरती है कोरोना के चक्कर में कि वो जो फ्लू का सीजन भी अनमास्क हो गया, मतलब डाउन रहा। वो तो ज्यादा अपनी वो दिखा नहीं पाया, अपने तेवर ज्यादा नहीं दिखा पाया फ्लू का। लेकिन ये जो कोरोना वायरस का फ्लू है, ये अभी जाने वाला नहीं है। अभी कोरोना वायरस के लिए हमें अगले 2-3 महीने संघर्ष करना ही पड़ेगा, 3-4 महीने संघर्ष करना पड़ेगा। देखिएगा, आप देख रहे हैं कि जहां पर भी थोड़ी सी कोताही होती है वहां पर ये इमीडिएटली आ जाता है। पंचकुला में एक ही परिवार से कितने सारे लोग संक्रमित हुए। ऐसे धारवी में आप देख रहे हैं, जहां आप मेवात में देख रहे हैं, जहां पर भी लापरवाही होगी वहीं पर कुछ दिनों के अंदर ये अपने पैर पसार लेगा। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी 3-4-5 महीने इस विषय पे नहीं सोचा जा सकता कि इसके बाद की स्थिति क्या होगी। आपने पहले भी इस तरह की स्थिति देखी है, फ्लू आया है या फिर किसी तरीके से इसी तरीके की स्थिति देखी गई है जहां पर या तो महामारी आई हो या छोटी छोटी इस तरीके की बीमारी आई हो, लेकिन इन बीमारियों के जाने के बाद, इस स्थिति से निपटने के बाद चिकित्सा सुविधाओं पर और चिकित्सकों पर किस तरीके से असर देखा गया है? क्या सकारात्मक रवैया ऐसे ही रहा है लोगों का या परिवर्तन होता रहा है? देखिए, इस तरह के जो महामारी से अगर हम निकल जाएंगे, सफलतापूर्वक निकल जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से बाद में जो बाकी सारी बीमारियां हैं उनका भार पड़ने वाला है। अभी तक बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो अपनी बीमारी को दबाए बैठे हुए हैं और चिकित्सालयों में नहीं जा पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण या उनके संयम के कारण वो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो चिकित्सकों पर भी अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का प्रभाव भी बहुत अधिक स्थिति में पड़ने वाला है, वो भी पड़ेगा। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर अजय गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव सकते हैं। और देखिए, सुरक्षा है तो आपका जीवन है, और आपका जीवन है तो सोचिए आपका परिवार भी आपके साथ है, और तब आपका परिवार आपके साथ है तो आप सोचिए कि आप खुशहाल अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। हम हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से किस तरह से खुद का बचाव कर सकते हैं, और आप फिलहाल जो सावधानियां अपना रहे हैं उन सावधानियों में कितना इजाफा करने की और आवश्यकता है। डॉक्टर अजय, मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो मौसम परिवर्तन का कोरोना पर कितना असर माने? देखिए सोनिया जी, काफी बार हमने इस विषय पे चर्चा की है कि अगर तापमान कम होता है या तापमान बढ़ता है, नमी कम होती है, नमी ज्यादा होती है, बारिश कम या बारिश से कुछ क्या कोरोना पे असर होता है या नहीं होता है। तो अभी जो जवाब है, जितनी भी हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी भी स्टडीज वो कहती हैं कि अभी ऐसा कोई तथ्य हमारे पास नहीं है कि अगर ज्यादा गर्मी होती है तो कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो जाता है। तो अभी इसके बारे में आप पूर्ण तरह से कोई हमारे पास तथ्य नहीं है जो साबित करते हैं कि टेम्परेचर का जो असर है कोरोना पे वो कम या ज्यादा होता है। हाँ, ये जरूर 1-2 स्टडीज बीच में कहने की आई थी कि जैसे कि क्योंकि जो कोरोना का जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आता है, हवा में रहता है कुछ देर तक। अगर गर्मी हो तो कुछ कहते हैं कि जो ड्रॉपलेट है वो सूख जाता है ज्यादा गर्मी के अंदर, आगे नहीं जा पाता है। लेकिन अभी भी इसको हम कॉशियसली बोलेंगे, अभी इस पे कोई तथ्य नहीं है। और आप देख लीजिए कि अभी कुछ दिनों तक पारा जो है 38-40 के आसपास भी जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 10 या 15 दिन में ये अपने आप, अगर केसेस हमारे थोड़े कम होते हैं तो वो बता पाएंगे कि डेफिनेटली कि अगर टेम्परेचर का है कि नहीं है। अभी इस वक्त हम नहीं कह सकते हैं कि कोरोना वायरस ठंड में, गर्मी में, नमी में या किसी चीज से उसका असर होता है और वो केसेस कम होते हैं। डॉक्टर अजय, सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों को सलाहें दी जा रही हैं कि गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा चाय पिए, कॉफी पिए, तो इसे अफवाह ही माने?
ऐसा है कि आप अगर सुबह उठ के जब हम दंत मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद एक अच्छी आदत है कि अगर आप गर्म पानी से थोड़ा सा नमक डाल के, जिसको हम कहते हैं वार्म सलाइन गार्गल, हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के अगर हम गले में जो गरारे करते हैं उससे गला साफ होता है, क्योंकि जो वेस्कुलरिटी होती है वो बढ़ जाती है गले की। अच्छा है, तो ये हमको एक अच्छी हाइजीन की बात है, ये अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने की बात है। तो अगर करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन तथ्य अगर कहना कि अगर आप गर्म पानी के पीते हैं या फिर गर्म पानी के कुरले करते हैं या गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, इससे कोरोना वायरस चला जाता है, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। डेफिनेटली आपको गला साफ होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ गुड हाइजीन। डॉक्टर पंकज, आपसे सवाल यही कि अब कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं, घरों से बाहर भी कम निकल रहे हैं। जो हाउसवाइफ जिस तरह से सफाई करती थी, दरवाजे के हैंडल साफ करती थी, ये जिस तरह से सफाई पहले की जा रही थी, तो क्या उसी तरीके से अब भी करने की जरूरत है अगर कोई घर के बाहर नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है तो? सोनिया जी, अब ये काम केवल महिलाएं नहीं कर रही हैं। इस बार परिवार के सभी सदस्य घर में हैं और घर में रहने का फायदा जो है वो महिलाओं को भी हो रहा है। इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, बच्चे भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, पति देव भी सहयोग कर रहे हैं। अब जो सफाई का काम जो है वो अकेले महिलाओं पर नहीं रहा है, सभी सहयोग कर रहे हैं इस बार। और स्वाभाविक रूप से स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जो है उसके प्रति सभी लोग जागरूक हैं कुछ दिनों से, और कोरोना वायरस ने और जागरूक कर दिया है। अब मुझे लगता है कि पूरे महीने में जितनी बार हाथ नहीं धोते थे लोग, उतने हाथ जो वो एक हफ्ते में धो पा रहे हैं। बिल्कुल हैंड वॉश कर रहे हैं। ध्यान आ रहा है कि खाने से पहले भी हैंड वॉश करना है, खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना है। किसी चीज को अगर छू लिया है और जानकारी नहीं है वहां को संक्रमण हो सकता है तो फिर हाथ धो रहे हैं। कोई सामान घर में लेकर आ रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं। और बहुत अच्छी तरीके से सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। कुछ परिवारों ने तो जूते बाहर निकालने शुरू कर रखे हैं। घर में आप पहले जो पुराने समय में होता था कि किचन में आप गंदे पैर लेके नहीं जाएंगे, नंगे पैर ही जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं पुनः दोबारा आ रही हैं। तो अब सफाई का ध्यान जो है वो महिलाओं के साथ पुरुष भी पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर अजय, अब जिस तरीके से लॉकडाउन है, शहरों के लोगों की जो स्थिति बनी हुई है, उनकी जो कार्यशैली है, जो जीवन शैली है, वो पहले की तरह रही। थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, वो तब्दीली आई है अनुशासन की। अगर ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र करें तो एक धड़ा ऐसा है जो लगातार जागरूक हो रहा है। अगर मैं महिलाओं का जिक्र करूं तो महिलाओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि इतनी सफाई हमने पूरी उम्र भर नहीं करी जितनी ईब करी से, और इतने हाथ हमने उम्र भर नहीं धोए जितनी ईब धोए से। तो इसको आप मानते हैं कि बहुत अच्छी जो है एक पहल समाज की ओर से भी की जा रही है, लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं? इनडायरेक्टली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो सपना है वो धीरे धीरे सच होने की कगार पे है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया था, हम सबको पता है। तो कोरोना वायरस के चलते पूरे हिंदुस्तान में ना कि शहरी इलाके बल्कि आपने ग्रामीण इलाकों में बताया है कि जितने भी हमारी औरतें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, खेत खलिहान के लोग हैं, सबको स्वच्छता हमको कितनी जरूरी है उसके बारे में जागरूकता बहुत फैल गई है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, आपके चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों की मैं सराहना करूंगा कि अगर आप आपके चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम रिपीटेडली टेलीकास्ट करते हैं, बार बार इन चीजों का सवाल आता है, बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि हमको इस महामारी से कैसे बचना है, क्या सावधानियां लेते हैं, तो हम कितनी बार इसका बार बार जिक्र करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं अब आम आदमी पे, जो शहर में रहता है, गांव में रहता है, ये चीजें उनको आजीवन याद रहेंगी। एक जब महामारी आई थी तो हमने कैसे स्वच्छता का पालन किया था, और अगर इस प्रकोप के बाद अगर हम वो स्वच्छता का पालन नहीं कर रहे तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली कोरोना वायरस, जिसको हम कहते हैं आई ओपनर, एक आई ओपनर के तौर पे आया है। और इससे स्वच्छता के मामले में डेली आपको नहाना है, डेली आपको दंत मंजन करना है, कुरला करना है, अपने हाथ आपको कैसे धोने हैं, किस तरह आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये नहीं कि आप एक ही पीछे खड़े हैं
और लाइन में धक्के मुक्की कर रहे हैं, ये चीजें आप देखना धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये अवॉइड हो जाएंगी। और सोनिया जी, मैं आपके 2-3 मिनट लूंगा। कल मैं एक चीज बताने वाला था जो कि छूट गई थी मुझसे समय के कारण। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ था लॉरेंस रोड दिल्ली का, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। वहां पर 300-500 के नोट गिरे मिले थे। तो वहां पर जो आसपास के जो लोग जा रहे थे वो देख रहे थे, अरे यार किसी के तीन जो 500 के नोट यहाँ गिरे हुए हैं, थोड़ा मिट्टी उन पे आ गई है, लेकिन किसी ने भी वो 500 के नोट नहीं उठाए। वो 3 नोट वहीं के वहीं रहे। देखते देखते 10 या 15 लोग वहां पर आसपास इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी ने भी उनको नहीं उठाया। और दूसरी चीज ये थी कि उसके बाद एक सज्जन ने वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पे आई, पुलिस ने भी वो जो 500 के नोट से उठाए नहीं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने ग्लव्स पहन के वो 3 नोट उठाए और एक एनवेलप में डाल के वो पुलिस स्टेशन ले गए। आसपास तफ्तीश की, उस टाइम किसी ने भी उस पे हकदारी दिखाई कि ये नोट हमारे हैं। कुछ देर बाद एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने क्लेम किया कि जी ये 500 के नोट मेरे हैं। जब तफ्तीश की पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा जी ये सामने के घर में हम रहते थे और ये मेरे से गिर गए हैं पैसे, मैं एटीएम से पैसे निकाल के लेके आई थी और ये पैसे गिर गए। तो पुलिस वालों ने जब पूछा कि ये पैसे कैसे गिर गए, उन्होंने कहा कि जब मैं एटीएम से पैसे लेके आई, आप सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने 10,000 रुपए सैनिटाइज किए। सोचिए 10,000 के नोट के ऊपर उन्होंने सैनिटाइजर छिड़का और उसके बाद उन्होंने बाहर वो नोट बालकनी में सुखाने के लिए रखे। जब वो बालकनी के लिए सुखाने में रखे तो हवा से वो 3 नोट उड़ के बाहर चले गए। तो पुलिस वालों ने ये कहानी उनके सुन के पूछा कि और बाकी के जो 10,000 के नोट थे वो वापस मंगाए और उनका सीरियल नंबर चेक किया देखने के लिए कि ये 3 नोट है वो 10,000 के नोट के सीरियल के अंदर है कि नहीं है। तो ये जो नोट वो 10,000 के सीरियल में मिले और वो जो 3 नोट थे वो उस महिला को वापस किए। तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ सिखाता है, ये हमको इंटीग्रिटी सिखाता है और ये भी सिखाता है कि अगर राह पे कोई चीज पड़ी हो तो उसको ऐसी उठाकर, जैसे इंसान की प्रवृत्ति है कि उठा के चलो जेब में डाल के चल दिए, किसी से नहीं पूछे भाई साहब ये आपका है किसका नहीं है। वो 300-500 के नोट जो कि लॉकडाउन पीरियड में 1,500 रुपए है, बहुत मायने रखता है हर आदमी के लिए, लेकिन किसी ने भी वो नोट नहीं उठाए जब तक पुलिस नहीं आई। पुलिस ने भी उसकी पूरी तफ्तीश की, तब जाके उसका हैंड ओवर किया। डॉक्टर अजय, क्या लगता है कि जो नोट है या फिर जो करेंसी है या जो खुले पैसे हैं उनसे भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक वीडियो देखा होगा टिकटॉक से या वैसे वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था कि एक शख्स अपना थूक लगा रहा है नोट पर, थूक लगा के दिखा रहा है, वो कह रहा है कि मैं फैलाना चाहता हूँ। बाद में शायद वो अरेस्ट हो गया है। तो डेफिनेटली कुछ समय तक वो जो नोट पे जो स्लाइवा है या थूक है वो रहता है एक्टिवली जैसे में। तो ये भी एक संक्रमण का तरीका है डेफिनेटली। अगर आजकल हम जब शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, अगर हमारे पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा है तो हम, जैसे बैंकों ने कहा है कि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कीजिए, आप बैंकों में मत आइए, तो जितना हो सके अगर आप करेंसी यूज ना करें, डिजिटल सिस्टम यूज करें, वो ज्यादा अच्छा। डॉक्टर पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज, किसान जो मंडी में जा रहे हैं उनकी भी जो पेमेंट है कई जगह ऑनलाइन हो रही है और कई जगहों पर है जो आड़तियों के साथ उनका संबंध मित्राचार के तौर पर बना हुआ है, उनको जो कैश में पेमेंट दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या क्या सावधानियां अपनाएं? देखिए वही जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि करेंसी से भी हो सकता है, लेकिन कौन सी करेंसी से होगा? जो ऑलरेडी संक्रमित करेंसी होगी। ठीक है, तो जो इस तरह के लोगों के पास जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, पुराना पैसा पड़ा हुआ है, अभी टर्नओवर में नहीं हुआ होगा, और उसके बावजूद वही बात ध्यान रखने की, जब आप करेंसी ले रहे हैं तो करेंसी लेने के बाद आप इसको अपने किसी पॉलिथीन में डाल के बाकी सुरक्षित जगह रखिएगा और अपने हैंड वॉश कीजिएगा।
तो ये हैंड वॉश करने का भी तरीका है कि जब आप छुएंगे, छूने के बाद अपने मुंह, आंख, नाक को जब दोबारा छुएंगे तभी आपको होगा। इसलिए बीच में अगर आप हैंड वॉश कर लेते हैं तो वो चेन जो है वो टूट जाएगी। तो आप उसमें से कुछ पैसा अपने लिए सुरक्षित रखें और बाकी को अपना रख दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा और उसके बाद हैंड वॉश कर लीजिएगा। तो कुछ ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। डॉक्टर पंकज, एक सवाल ये भी आया था, हरियाणा की जो बुजुर्ग महिलाएं वो अक्सर तंबाकू का सेवन करती हैं, तंबाकू को वो डिब्बे में डाल लेती हैं और चुटकी भर वो निकालती हैं, सूंघती हैं, फिर वापस रख देती हैं, और वो डिब्बी का जो तंबाकू है वो दूसरी महिलाएं भी इस्तेमाल करती हैं, तो क्या ऐसे भी संक्रमण फैल सकता है? देखिए, इस समय तो सभी को अपनी डिब्बियां अलग रख लेनी चाहिए भाई। इस समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सबको अपना अपना सामान अपने अपने पास रखना चाहिए। वैसे तो तंबाकू सेवन ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो बिल्कुल कॉमन, तो आप कॉमन उसको मत इस्तेमाल कीजिएगा, उनके लिए अलग अलग आप व्यवस्था कीजिएगा ताकि वो अलग अलग व्यवस्था रखें। सामूहिक व्यवस्था करना बिल्कुल मना कर देना, जैसे हुक्का मना कर दिया हमने, ऐसे ही इसको भी सामूहिक इस्तेमाल नहीं करना, अपने अपने पास अपना अपना रखें सामान। और मौसम परिवर्तन हो रहा, लगातार लोग हल्के जुकाम से भी ग्रसित हो रहे हैं, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है, तो इसी बीच क्या माना जाए कि ये सिर्फ मौसम परिवर्तन के कारण ये बीमारियां हो रही हैं या फिर कोरोना के प्रारंभिक लक्षण माने जाइए? किस तरीके से दोनों में अंतर माना जाए? देखिए, अभी तक तो हम इसको कॉमन फ्लू ही मानेंगे, कॉमन बीमारी ही मानेंगे। अभी तक भी ये संक्रमण कांटेक्ट से ही आ रहा है, मैन टू मैन कांटेक्ट से ही आ रहा है। तो अभी अगर आपकी कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं है, संक्रमित व्यक्ति के आसपास की नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि ये कॉमन फ्लू ही है। इसीलिए आपके पास एक हथियार जो है वो सरकार ने दिया है, आरोग्य सेतु। आप अपने फोन में आरोग्य सेतु डाउनलोड कीजिएगा, उसको ऑन रखिएगा, उसके साथ ब्लूटूथ और जो जीपीएस सिस्टम है यानी आपके लोकेशन का जो सिस्टम है उसको आप खोल के रखिएगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास, संक्रमित व्यक्ति अगर आपके आसपास आता है तो आपका फोन आपको सूचित करेगा। तो आज की तारीख में आरोग्य सेतु को डाउनलोड करके आप अपना सुरक्षा कवच बढ़ा रहे हैं। ये सबके पास ये सुविधा उपलब्ध है, गांव में भी उपलब्ध है, शहर में भी उपलब्ध है, ताऊ के पास भी उपलब्ध है, ताई के पास भी उपलब्ध है। जिन जिन के पास फोन है उसमें परिवार के लोग आरोग्य सेतु डाउनलोड करें, उनका जो ब्लूटूथ है उसको और उनकी लोकेशन को ओपन करके रखें, ताकि अगर वो ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए तो उनको तुरंत सूचना मिल सके। तो आज जो है सबसे बड़ा हथियार जो है वो आपके पास आरोग्य सेतु है। और खाने में क्या क्या चीजें फिलहाल शामिल करने की आवश्यकता है डॉक्टर पंकज, क्योंकि गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है, मौसम परिवर्तन भी हो रहा है, तो ऐसे में खान पान में किस तरीके से बदलाव करने की आवश्यकता देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो खान पान की व्यवस्था है वो पुराने समय से ही बेहतर रही है। आप उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। जैसे अब पहले ही हम हल्दी का सेवन करते हैं, हल्दी, जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सारी चीजों का सेवन हम पहले भी करते रहे हैं। अब थोड़ी सी उनकी संख्या बढ़ा दीजिएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। पहले हम केवल चोट में देते थे, अगर चोट लगती थी तो जल्दी घाव बढ़ जाएगा, जल्दी आराम पड़ेगा, तो हल्दी का दूध दिया करते थे। आज वो हल्दी का दूध जो है वो अपने खाने में हमें 2 समय आधा चम्मच हल्दी के साथ सम्मिलित कर लेना चाहिए। इसके बहुत फायदे हैं। मैंने पहले भी आपके चैनल से माध्यम से बताया था। तो 1983 में जब मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था तो मुझे याद है वहाँ पे डॉक्टर जेएल शर्मा ने हल्दी के ऊपर वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे उस समय, और उस समय बताते थे कि हल्दी के कितने फायदे हैं। तो आज जो है वो तय हो चुका है, इसलिए हल्दी का दूध का सेवन अपने उसमें रखें। गर्म पानी का, जैसे आप जब रखें तो आप गर्म पानी का ही जो पीते हैं तो गर्म पानी का ही सेवन करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये फायदेमंद है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस समय हरी सब्जियां जो है मोस्टली अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर महिलाएं और बच्चे जो हैं वो अनीमिया से ग्रसित हैं, और अनीमिया से ग्रसित होने के कारण उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। तो इस समय उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आयरन रिच डाइट्स लेने का, अगर आयरन सप्लीमेंट भी लेने चाहे, आयरन फॉलिक एसिड की अगर टेबलेट्स आती हैं
वो भी अगर लेते हैं, और हरी सब्जियां इस समय सेवन जो बहुत जरूरी है, आंवले का सेवन, नींबू का सेवन, संतरे का सेवन, ये भी हमारे को विटामिन सी की प्रक्रिया देता है। और सलाद का सेवन जो है वो हम खाने में अवश्य रखें, ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, तो हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो ये जो हम पहले करते थे, थोड़ी मात्रा में करते थे, अब इसको थोड़ा अधिक मात्रा में करने की आवश्यकता है। प्रोटीन की मात्रा को भी थोड़ा अधिक लेने की आवश्यकता है। और अगर देसी खान पान की बात करें, बाजरे की खिचड़ी की बात करें, दलिये की बात करें, वो फिलहाल कितना लाभदायक है? देखिए, बाजरे की खिचड़ी तो यूजुअली हम कहते थे कि सर्दियों में खाते हैं, लेकिन दलिया जो है वो सारी ऋतुओं में खा सकते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो खिचड़ी है वो एक संपूर्ण भोजन है, खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने में। प्रोटीन्स अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे पनीर है, अगर आप पनीर का सेवन करते हैं, गांव में छाछ है, छाछ का सेवन इस समय बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस समय गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। तो पहले आप एक बार पीते थे छाछ, तो अब दिन में 3-4 बार पी लेना चाहिए। डॉक्टर पंकज, शिकंजी जो है वो हम लोग शिकंजी लेते थे, अगर डायबिटीज नहीं है तो शिकंजी का भी हमारे यहाँ काफी प्रचलन था। जब मेहमान आते थे, बाकी आते थे, तो शिकंजी पिलाते थे। उस व्यवस्था को भी दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। घर में शिकंजी का भी सेवन करिए। ध्यान रखें, डायबिटीज के मरीज जो है उसमें शुगर ना डालें, हाइपरटेंशन के मरीज उसमें नमक ना डालें, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है उनके दोनों के मिश्रण से बनी हुई शिकंजी पी सकता है। डॉक्टर पंकज, जो लोग अपना चेकअप नहीं करा पा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर वो शहरी लोग हैं, तो अगर वो चेकअप नहीं करा पा रहे हैं तो वो अपनी जो सेहत है उसका किस तरीके से ख्याल रखें? कोरोना वायरस के बारे में चेक कराने की बात है। आरोग्य सेतु जो है वो आपके पास एक टूल है। आप आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें, और उसके अंदर एक फैसिलिटी है कि आप उसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप उनका जवाब देंगे, तो आपको उसके जवाब देते देते आपकी जो, अगर आपको संक्रमण होने की कोई संभावना है तो वो आपको बता देगा कि आप इस समय संक्रमण होने की संभावना है, और आप डॉक्टर के पास जाइए। उस स्थिति में आप जाएंगे, सरकार के पास भी डाटा पहुंच रहा है, और ये सूचना सरकार तक भी पहुंचेगी कि अगर संक्रमण होने वाला है तो उनको भी पता लगेगा, वो भी आपकी सहायता के लिए आएंगे। इसलिए आरोग्य सेतु जो है वो जरूर डाउनलोड करें, बुजुर्गों के फोन में तो जरूर करें जी। और इसके साथ साथ दिन में 1 बार या 2 बार, या जब भी आप बाहर जाते हैं तो वो सेल्फ का जो टेस्ट है उसको आप बार बार करते रहिएगा, इससे आपको प्रेजेंट स्थिति आपकी पता लगेगी। जी, डॉक्टर पंकज वत्स, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय गुप्ता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरह से वो कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं। और आप तमाम दर्शकों ने जाना कि किस तरह से आप अपने खान पान में भी इजाफा कर सकते हैं, किस तरह से अगर आप ग्रामीण लोग हैं आप सावधानियां बरत सकते हैं। और खास तौर पर अगर आप पैसे का लेन देन करें या फिर आप किसी भी दुकान पर, किसी भी स्टोर पर कोई भी चीज खरीदने जाए तो आपको नोट भी सैनिटाइज करने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।